most important question. Question number 7 is the most important. अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली, ये है आपका पसंदीदा चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए ये है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम, माय पैशन माय केमिस्ट्री। ओके, नो स्टडी टाइम स्टार्ट। बच्चों, कल हमने स्टडी किया था केमिकल कैलकुलेशंस, जो कि बेस है इस चैप्टर की कि आपने न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं। पार्ट से लेकर वहाँ तक आई होप सो कि आपको अच्छी तरह लेक्चर की समझ आई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में आते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके अलावा हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स। आज हम इसके 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, मींस एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अलावा हम शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लॉन्ग और न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व MCQs। So, number first is industrial chemistry deals with the manufacturing of compounds in the laboratory on micro scale, on commercial scale, on economic scale. यहाँ पर मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, हमने डिटेल्स बहुत अच्छी तरह कवर की हुई हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो मैंने आपको ना अच्छी तरह बताया हो तो मैं उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी कि इसके अंदर क्या उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट MCQ उसका वो पूछे कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन किस स्केल के ऊपर। तो हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है वो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स को ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। जब हमने डेफिनेशंस की थी मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल की, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो मिक्सचर होता है हमारे पास उसको हम फिजिकल मीन से प्रिपेयर भी कर सकते हैं और फिजिकल मीन से सेपरेटेड भी कर सकते हैं, ठीक है। जबकि एलिमेंट जो होता है हमारे पास वो तो एक सिंपल कंपाउंड, सिंपल सब्सटेंस होता है, एक ओनली सिंगल एटम होता है हमारे पास। जबकि कंपाउंड जो होता है हमारे पास कम्बिनेशन होता है, लेकिन वो एक केमिकल कम्बिनेशन होता है। जबकि रेडिकल जो होता है हमारे पास वो बियर कर रहा होता है हमारे पास कोई चार्ज, ठीक है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशंस इज, ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा अकरिंग एलिमेंट, मैंने जब आपको ये स्टार्ट ऑफ द चैप्टर था वहाँ पर एक टेबल बना हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी MCQs आते हैं और आपको आना चाहिए टेबल, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज Which one of the following element is found most abundant in the Earth's crust? वो कहते हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है अर्थ की क्रस्ट के अंदर। सो आंसर इज ऑक्सीजन, ये भी उसी टेबल के अंदर है। देन द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर, मैंने तब वहाँ पर आपको ये बताया था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास जो गैसेज हैं उनके अंदर कुछ प्रपोर्शन जो होती है हमारे पास वो नोबल गैसेज की भी होती है, इंक्लूडिंग आर्गन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, ये जब हम एटॉमिक मास यूनिट कवर कर रहे थे वहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट कर दी थी ये बात कि 1 AMU किसके बराबर होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स। वहाँ पर एक टेबल, थोड़ा सा टेबल बना है हाईलाइट करके उन्होंने, मैंने वहाँ पर आपको स्टार किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक, ये हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, कि कौन सा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था कि कौन सा मॉलिक्यूल ट्राइएटॉमिक उन्होंने पूछा नहीं है। CO2, H2O, O3, H2। द आंसर इज H2। H2 के अंदर हमारे पास 2 एटम्स हैं, जबकि O3 के अंदर 3 एटम्स हैं, H2O के अंदर हमारे पास 3 हैं और CO2 के अंदर भी हमारे पास 3 हैं, जबकि H2 के अंदर हमारे पास 2 एटम है, ये डायटॉमिक है, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 8, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। हमें पता है कि जो मोलर मास है वाटर का वो कितना होता है, वो होता है 18 AMU, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास द मोलर मास ऑफ H2SO4, जब इसका हमने कैलकुलेशन की थी H2SO4 की, वहाँ पर हम लिखा था कि ये इक्वल होता है 98 ग्राम्स के, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलेकुलर मास ऑफ O2 इन AMU। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि
कि इन सब में से कि जो हमारे पास O2 है उसको हम AMU के अंदर हमारे पास इसका मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर O2 का ग्राम कितना होगा 16 क्रॉस 2, तो ये हमारे पास हो गया 32 AMU। ठीक है, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ CO2। आप कहते हैं कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे 8 ग्राम्स ऑफ CO2 को। इसको हम मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको इसका अच्छी तरह समझना है मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। इसके अंदर फॉर्मूला यूज होना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इसी फॉर्मूले को आगे पीछे करके आपने इसके से इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने। मास हमारे पास कितना है 8 ग्राम्स, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे जो कि है 0.18। ठीक है, अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स को डिटेल में समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाल दूंगी प्रीवियस लेक्चर का, तो आप वहां से इसको अच्छी तरह समझ लें। देन इन विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, ये भी कल वाले टेस्ट योरसेल्फ के अंदर मैंने अच्छी तरह बताया कि किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर कहते हैं कि किसका जो पेयर है हमारे पास जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ आयंस है, 1 मोल ऑफ NaCl या 1 मोल ऑफ MgCl2, ये फॉर्मूला यूनिट्स है हमारे पास, दोनों आयनिक कंपाउंड है, इस वजह से उन्हें नंबर ऑफ आयंस का है। ठीक है, 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/2 मोल ऑफ MgCl2, 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2, या फिर 1/3 मोल ऑफ NaCl एंड 1/2 मोल ऑफ MgCl2। सबसे पहले हमारे पास क्या, उन्होंने मोल हमारे पास गिवन है हमारे पास। ठीक है, मोलर मास हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लेना है, उस पर हमने इसकी फॉर्मूले के अंदर डाल के तो हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमारे पास C वाला करेक्ट आंसर है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर मैं इधर बहुत क्विकली कवर करवा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको सब कुछ पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपको अच्छी तरह आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, और इसके अलावा आपने प्रीवियस लेक्चर केमिकल कैलकुलेशन लाजमी देखना है अगर आपने कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम मास। अब उन्होंने दोबारा पूछा है, ये हमारे पास कल टेस्ट योर सेल में से आया हुआ है। तब मैंने बताया था कि टेस्ट योर सेल्स जो होती हैं किसी भी चैप्टर की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्जामिनर उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर करता है कि उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस को निकाले एज MCQs एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और सेम उसने हमारे पास एक एक्सरसाइज में एक MCQ दे दिया हमारे पास। पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम मास, कि इनमें से सेम मास किसका है, 1 मोल ऑफ CO और 1 मोल ऑफ N2। ये इसका आंसर है और ये हमने कल सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब मैं आपको यहाँ पर ना पेपर के पर्सपेक्टिव से भी बताती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो हमारे पास 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर वो आपको कह रहा है कि डिफाइन करें किस चीज़ को, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ डिफाइन करके आ जाना है और आगे उसकी कोई एक्सप्लेनेशन देनी है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देना है कि वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ही बन जाए। नो, आप एक अच्छी सी प्रॉपर डेफिनेशन दो। डेफिनेशन के अंदर कभी भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन एक चीज़ की होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप उसके अंदर अपना कॉन्सेप्ट लिखी जाओ। मैं और किस चीज़ को कहती नहीं कि आपने इसको रट्टा मारना है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन आपको वर्ड टू वर्ड आनी चाहिए कि राइटर पढ़ के कहे कि एस्टोनिशिंग, आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन याद किया। ठीक है, आप उन्होंने कहा डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये तो हमें पता है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, ये तो बच्चों ने लिख दी। अब इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। इस जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री की, ये जो उन्होंने डेफिनेशन पूछी है इसका स्कोप क्या है। एक आपकी डेफिनेशन मार्क हो गया और दूसरा मार्क हो गया आपके स्कोप का। ठीक है, और अगर आप एक्स्ट्रा लिखते हो, कुछ इसकी एप्लीकेशन लिखते हो या थोड़ी सी डिटेल में जाके पॉइंट्स बनाकर लिखते हो, ठीक है, 1 स्कोप, 2nd स्कोप, 3rd स्कोप, तो आपको वो जाहिर बात है प्रेफरेंस देगा, उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। देन हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेम, आपने सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं लिख देनी, डेफिनेशन लिखें लेकिन साथ इसका लिखें भी कि क्योंकि हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसका लिखें इसका स्कोप क्या है, ऑर्गेनिक का भी और इनऑर्गेनिक का भी। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब उन्होंने यहाँ पर हमसे स्कोप पूछा है बायोकेमिस्ट्री का। अब जब उन्होंने हमसे स्कोप पूछ लिया है तो हम इसका थोड़ा सा रेसिप्रोक कर देंगे। जिससे पहले वो हमसे डिफाइन करा पूछा था कि डिफाइन करें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, और फिर हमने उसका स्कोप खुद लिखा था। अब उसने हमसे स्कोप पूछा है तो अब हम इसकी डेफिनेशन खुद लिखेंगे और उसके बाद आप लोग इसका स्कोप दोगे कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, और किन फील्ड्स को कवर करता है।
नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज होमोजेनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये हमने बहुत सारा पढ़ा है कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन से होते हैं। मैंने आपको इनकी एग्जांपल्स भी अलग से करवाई थी, ठीक है। आप जाए तो आप जाके इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी प्रीवियस वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ जाके मिक्सचर और कंपाउंड वाली साइड में से देख लें इसको, ठीक है। आगे व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम्स। आप पूछते हैं वो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास वो एवरेज मास होता है हमारे पास किसी भी एटम का एज कम्पेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 112 कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक हो गया। अब हमने इसके साथ क्या लिखना है, अब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिख दी, एक डेफिनेशन लिख दी। दूसरा अब हमने इसका यूनिट लिखना है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस यूनिट से करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट AMU से, ठीक है। और उसी के नीचे हमने लिखा था कि AMU जो होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24, ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। जब हमने लिखा है ना कि एक AMU जो है हमारे पास 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम्स के बराबर, यही हमने रिलेशन बताया कि जो एक AMU होता है हमारे पास वो इतने ग्राम्स के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहे हैं डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला विद एन एग्जांपल। एम्पिरिकल फॉर्मूला की आपने डेफिनेशन लिखनी है और किसी भी मतलब कि आपने किसी भी कंपाउंड की एग्जांपल देनी है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6। अब आपने इसको रिड्यूस भी करना है कि हमने इसको कैसे शॉर्टर फॉर्म के अंदर लेकर आए हैं। 6C12O6 हमारे पास इसका बनता है CH2O, ठीक है। पहले ग्लूकोज के अंदर रेशो क्या है हमारे पास इस चीज़ की 6:12:6, जबकि इंपीरिकल फॉर्मूला के अंदर रेशो है 1:2:1, ठीक है। ये हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेट 3 then why do you think air is a mixture and water is a compound? Most important question. Question number 7 is the most important. कि स्टेट करें कि जो एयर है हमारे पास वो मिक्सचर है जबकि वाटर एक कंपाउंड है। सबसे पहली रीज़न तो क्यों, मैं आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े हेड पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको बताना आ जाए क्यों ऐसा है। अब सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे पास वाटर कंपाउंड क्यों है। नंबर 1, वाटर कंपाउंड इसलिए है इट इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल combination of hydrogen and water। वाटर सबसे पहली बात यह है कि वाटर कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास एक केमिकल कॉम्बिनेशन है किसी इसका हाइड्रोजन और वाटर का। जबकि एयर जो है हमारे पास एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज इट इज सिंपली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास क्या बात है, कहते हैं कि वाटर कंपाउंड है क्यों, क्योंकि ये केमिकल कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन का और वाटर का, ऑक्सीजन का सॉरी, जबकि जो हमारे पास ऑक्सीजन का, जबकि जो हमारे पास एयर है हमारे पास मिक्सचर क्यों है, क्योंकि एयर जो है हमारे पास वो सिंपल मिक्सिंग ऑफ गैसेज है, ठीक हो गया। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट हमने पढ़ा था किसी भी कंपाउंड के अंदर वाटर एक कंपाउंड है, इसकी फिक्स्ड रेशो होती है मैसेज की। फॉर एग्जांपल H2O है, हमें पता है इसकी फिक्स्ड रेशो है 2:1, जबकि एयर जो है हमारे पास वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है उसके अंदर नो फिक्स्ड रेशो, नो फिक्स्ड रेशो इन एयर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट, अब वाटर जो है हमारे पास वो एक कंपाउंड है और कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक हो गया। लेकिन एयर एक मिक्सचर है, इसके पास ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिफरेंस हो गया, हमारे पास किसके अंदर वाटर और कंपाउंड है और एक मिक्सचर है किस बेसिस पर। देन वो कहते हैं हमारे पास
वट आर द एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन कंसिडर एज एलिमेंट्स विद वाटर एज कंपाउंड। अब उन्होंने पूछा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जबकि जो हमारे पास वाटर है वो एक कंपाउंड है। पहले हमने वाटर और एयर का पढ़ा, अब हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस देखेंगे। पहली बात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास कंसीडर क्यों है एलिमेंट्स। वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास इस वजह से कंसीडर एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। ठीक हो गया, ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और पहली बात ये हो गया सेम टाइप ऑफ एटम से मिलते हैं। नंबर 2 पे बारे बात है कि ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, can't decompose into simple substances। ठीक हो गया, ये डिकम्पोज नहीं कर सकते हमारे पास किसी भी केमिकल मीन से। जबकि वाटर जो है हमारे पास हमने पढ़ा है कि कंपाउंड होता है, जब मैंने पीछे वाली आपको क्वेश्चन में बता दिया अच्छी तरह, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होता है हमारे पास, फिक्स्ड रेशो होती है हमारे पास हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टीज जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास, वो अपनी प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर देते हैं जब वो वाटर का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक हो गया, और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ये डिफरेंस है कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंसीडर करते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन जब वाटर जो होता है हमारे पास वो कंसीडर करता है अपने आप को एज अ कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का जो पूरा है एक टॉपिक है ना, ये तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक कवर होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास एलिमेंट्स की। इधर हम सिर्फ मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगी कि हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होती है एलिमेंट की। सबसे पहली बात होती है हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ एलिमेंट को, ठीक हो गया। नंबर 2, पीरियोडिक टेबल जो होता है हमारे पास वो इसकी बेस पर बनता है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट की बेस पर। 2 पॉइंट्स हो गए। और नंबर 3, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि इट कंसिस्ट ऑफ 1 एटम, ठीक हो गया। ये हमारे पास सिग्निफिकेंस है एक सिंबल ऑफ एलिमेंट की कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस होती है, ठीक हो गया। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एलिमेंट को, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल के ऊपर इसके सिंबल की बेस के ऊपर पीरियोडिक टेबल जो होता है हमारे पास वो इंट्रोड्यूस होता है। और नंबर 3 पर हमारे पास क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एक एटम को, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपने इसके साथ इसकी एग्जांपल्स भी लिख देनी है कि ऑक्सीजन का सिंबल O है और नाइट्रोजन का सिंबल N है, कार्बन का सिंबल C है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। मतलब ये कोका कोला जो है हमारे पास वो एक मिक्सचर है जबकि वाटर एक कंपाउंड है। सेम बात कि वाटर जो है हमारे पास कंपाउंड क्यों है, केमिकल कॉम्बिनेशन हमारे पास एटम ऑफ एलिमेंट्स का और फिक्स्ड रेशो है, ठीक हो गया। जबकि उसके अलावा हमारे पास ये है कि इस जब एक केमिकल कॉम्बिनेशन है तो इसको केमिकल मीन से ही हम सेपरेट कर सकेंगे, इसको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकेंगे। जबकि सॉफ्ट ड्रिंक जो है हमारे पास वो मिक्सचर है किस चीज़ का, गैसेस का, कैरामल कलर का, कार्बोनिक एसिड का, ठीक है। ये मिक्सचर डिफरेंट किस्म ऑफ कंपाउंड्स का, और ये हमारे पास एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है, हेट्रोजीनस। जबकि वाटर जो है वो हमारे पास होमोजीनस है। अब होमोजीनस मिक्सचर कैसे है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हमारे पास गैसेज हैं, ठीक हो गया। और उसके अलावा हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन से, ठीक हो गया। नेक्स्ट, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे पास क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। आप कहते हैं इनको क्लासीफाई करना है कि हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं। हीलियम एंड हाइड्रोजन एज वी ऑल नो दे बोथ आर एलिमेंट्स, ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स, ठीक हो गया। ये आपको एमसीक्यूज में भी चीज़ आ सकती है, ठीक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट, ये हमारे पास कोबाल्ट का सिंबल है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास क्या है, CO, ये हमारे पास कंपाउंड है एक, और CO, ये देखें इसका डिफरेंस कितना है हमारे पास। ये CO जब मैंने बताया था केमिकल फॉर्मूला किस लिखते तो पहला लेटर जो होता है हमारे पास वो कैपिटल होता है, छोटा दूसरा जो होता है हमारे पास स्मॉल होता है। ये डिस्टिंग्विश करता है कि हमारे पास कि दो ये एक ही सिंबल का एलिमेंट है, ठीक है। हो गया, ये हो गया हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। वाटर एंड मिल्क, वाटर हमारे पास क्या है, कंपाउंड है, जबकि मिल्क जो है हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है। गोल्ड एंड ब्रास,
गोल्ड हमारे पास एक एलिमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, और ब्रास जो है हमारे पास ये मिक्सचर है, इसको हम अलॉय भी कहते हैं। आयरन एंड स्टील, आयरन भी एक, आयरन जो है हमारे पास ये एक एलिमेंट है, Fe पढ़ा है ना हमने आयरन वाला। और स्टील जो है हमारे पास ये भी एक अलॉय है और ये एक मिक्सचर है। ठीक है, इस तरह लिख लें आप अपनी बुक के ऊपर। ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं हमारे पास डिफाइन करें एटॉमिक मास यूनिट और व्हाई इट इज नीडेड। मैं जब आपको रिलेटिव एटॉमिक मास बता रही तो मैंने आपको साथ बताया था कि एटॉमिक मास यूनिट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, इट इज मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, अब आपने लिखना है इसको एटॉमिक मास यूनिट ये होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका सिंबल क्या है, ठीक है, और 1 AMU किसके बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज नीडेड, ये क्यों नीड होती है हमारे पास। पहली बात तो ये है कि एक यूनिट होता है हमारे पास, किसका यूनिट होता है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है। और नंबर 2 बात कि ये हमारे पास यूज होता है, यूज टू कंपेयर मैसेज ऑफ एटम। ठीक हो गया, किससे यूज होता है कि हमारे पास ये कंपेयर कर सकें मैसेज ऑफ एटम को और रिलेटिव एटॉमिक मास को, ये का इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट, स्टेट द नेचर एंड द नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। जिंक प्लस कॉपर, जिंक और कॉपर जो होता है हमारे पास वो एक मिक्सचर होता है या फिर एक अलॉय होता है और इसको कहते हैं ब्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बच्चे को आना चाहिए कि जिंक और कॉपर जब आपस में मिलते हैं इनका मिक्सचर बनता है तो हमारे पास एक न्यू मिक्सचर बनाते हैं जिसको कहते हैं हम ब्रास, अलॉय होता है उसका। वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर मिले तो एक हमारे पास सिरप सा बन जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फाइड, में इधर लिख देती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग का इशू ना हो, एल्यूमिनियम सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट आयरन क्रोमियम प्लस निकल, इसको कहते हैं नाइक्रोम, ये भी एक हमारे पास अलॉय है। याद रखना है कि इनमें हमारे पास अलॉय कौन से हैं और हमारे पास जो है कंपाउंड कौन से हैं और मिक्सचर कौन सा है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम प्लस सल्फर जो है हमारे पास ये एक कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड है। ठीक हो गया, नेक्स्ट कहते हैं डिफाइन करें मोलेकुलर मास के अंदर, फॉर्मूला मास के अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है मोलेकुलर मास फॉर्मूला। ठीक है, आप कहते हैं कि यहाँ पर आपने पहले डिफाइन करना है मोलेकुलर मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है। मैंने आपको अच्छा बताया कि हमारे पास दोनों जो होते हैं हमारे पास वो सम ही होता है एटॉमिक मासेस का, लेकिन मोलेकुलर मास जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास किसके अंदर, किसी भी मोलिक्यूल के अंदर या मोलेकुलर सब्सटेंस के अंदर। जबकि जो फॉर्मूला मास होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास किसी भी फॉर्मूला यूनिट का होता है। ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह मैंने आपको करवाई हुई है। ठीक है, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग है मोलेकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इनमें से मोलेकुलर फॉर्मूला कौन सा है, NaCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, ये फॉर्मूला मास है। पोटेशियम आयोडाइड ये भी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। अब दो रह गई हमारे पास H2SO4 और H2O, इन दोनों का हमारे पास क्या होता है मोलेकुलर मास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच वन हैज मोर एटम्स, विच वन हैज, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। विच वन हैज मोर एटम्स, विच वन हैज मोर मोलिक्यूल्स एंड विच वन हैज मोर फोनोइड्स। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप एक दफ़ा जाकर टेस्ट योर सेल्फ 1.7 को देख कर आएँ, अच्छी तरह उसको समझ कर आएँ, क्योंकि ये आगे सारी मैंने उस टॉपिक के अंदर सब कुछ कवर करवाया हुआ है कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप जाके दोबारा वो एक दफ़ा वीडियो देखें कल वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी कैसे करना है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स फाइंड करने हो, फॉर्मूला एक ही हमारे पास रहना है, इसके अंदर रद्दोबदल नहीं होनी। ठीक है, अब कहते हैं कि इसके अंदर से एटम किसके अंदर, मैंने आपको बताया कि अब वो डिफरेंस दे रहे हैं कि आपने इसके अंदर डिफरेंस फाइंड करना है कि इन दोनों में से एटम किसके पास ज़्यादा है। 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के पास ज़्यादा एटम या 10 ग्राम ऑफ आयरन के पास ज़्यादा एलिमेंट है। फाइंड तो हमने एटम ही करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर के पास ज़्यादा मॉलिक्यूल है, 9 ग्राम ऑफ शुगर के पास ज़्यादा मॉलिक्यूल है। ठीक है,
फॉर्मूला एक ही है, बस उसके अंदर थोड़े से हमने मतलब कि जो आप फाइंड करें उसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू mass over molar mass क्रॉस n। आप इसी के ना फॉर्मूले के अंदर आपने 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की वैल्यूज डाल देनी है और 10 ग्राम ऑफ आयरन की वैल्यूज डाल देनी है, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वन हैज मोर मोलिक्यूल्स। अब मैंने बताया कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का भी यही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ, ये आप लिख लें अपनी बुक के ऊपर, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स मैस ओवर मोलर मैस क्रॉस Na। यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस आना है, जब आपने Na की वैल्यू लिखनी है एटम्स के लिए तो हम लिखेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स, और जब हमने लिखी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ इसकी वैल्यू तो लिखेंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है विच वन फॉर्मूला यूनिट्स, सेम फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस क्रॉस Na, लेकिन साथ देना है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। ये मैं आपको इस वजह से नहीं खुद नहीं करवा रही हूँ ताकि आप खुद भी कुछ करें, ताकि आपको पता चले कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं इसके बाद आपको बता दूंगी कैसे मैंने सॉल्व किया है इसको। सो ये आप अच्छी तरह फॉर्मूलाज देख लें इनके। ओके, मूव ऑन टू आवर कैलकुलेशंस। कहते हैं हमारे पास विच वन हैज मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ फेरिक। हम इसको ऐसे लाइन बना लेते हैं ताकि हमें ना समझ आ जाए। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 10 ग्राम ऑफ आयरन। फॉर्मूला हमारे पास सेम है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, मैस ओवर मोलर मैस क्रॉस Na। मैस कितना है हमारे पास एल्यूमिनियम का 10, और एल्यूमिनियम का मोलर मैस कितना होता है 23 क्रॉस 6.02 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ठीक हो गया। अब हम करते हैं आयरन के लिए, सेम फॉर्मूला मैस ओवर मोलर मैस क्रॉस Na। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैस ओवर मोलर मैस। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, 10 ग्राम हमारे पास मैस है, मोलर मैस 56 क्रॉस Na की वैल्यू लिख दें जो हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स के साथ, और इसका आंसर आता है 1.075 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो हमारे पास किसके पास नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास ज़्यादा हैं, एल्यूमिनियम के पास या आयरन के पास? डेफिनेटली एल्यूमिनियम के पास हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, एल्यूमिनियम फेरस से आयरन की रेस पर। ठीक है, ये देख लें आप एक दफ़ा, एल्यूमिनियम के पास हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा हैं, 2.23 मल्टीप्लाई बाय 23 एटम्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 9 ग्राम ऑफ वाटर। सेम मैं आपको सिर्फ फटाफट फॉर्मूला लगा देती हूँ कि क्या आंसर्स आ रहे हैं इनके। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर के लिए वाटर और दूसरी तरफ हमारे पास है शुगर। ठीक है, मैस क्या है 9 ओवर मोलर मैस 18 क्रॉस Na की वैल्यू, तो इसका आंसर आता है 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और शुगर के लिए मैस कितना है 9 और इसका C12H11 मोलर मैस 342 क्रॉस Na, तो इसकी वैल्यू आती है
1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब इसमें से हमारे पास अब फाइंड करना है कि इसमें से हमारे पास वैल्यू किसकी ज़्यादा है। डेफिनेटली 9 ग्राम ऑफ H2 जो होता है हमारे पास वो ज़्यादा हमारे पास है 9 ग्राम ऑफ शुगर की निस्बत। ठीक हो गया, ये देख लें एक दफ़ा। नेक्स्ट, which one has more formula unit? Same, 1 gram of NaCl और 1 ग्राम KCl। मैस कितना है हमारे पास 19, सॉरी 19 नहीं है 1 है। वन ओवर इसका हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स क्या होता है 58.5 क्रॉस Na, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.029 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। और 19 KCl 1 ग्राम KCl की क्या है 1 ओवर KCl का होता है 74.5 क्रॉस Na। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी 8.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। सॉरी, इसकी 1 ग्राम ऑफ NaCl की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1029 है, 1.029 नहीं है 1029। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो ज़्यादा है देन 1 ग्राम ऑफ KCl से। ठीक है, ये लिख लें आप। Then question is differentiate between homoatomic and heteroatomic molecules with example. Homo mean same type of atoms and hetero mean different type of atom। आप इन दोनों की आपने examples भी साथ लिखनी है। ठीक है, then कैसे पूछते हैं in which one of the following number of hydrogen atoms is more 2 moles of HCl 1 mole of NH3 hint 1 mole of substance contains as many number of molar atoms 1 mole। अब उन्होंने पूछा है कि हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास HCl HCl और NH3 के अंदर आपने बताना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, अब वो ये देखें, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास 1 मोल ऑफ HCl के अंदर हाइड्रोजन के 1 मोल। हिंट दिया हुआ उन्होंने कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन एज मैच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही उस एक सब्सटेंस के अंदर है। ठीक है, दूसरे के अंदर हमारे पास क्या है इन 2 मोल्स ऑफ HCl नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल्स ऑफ HCl, ये हो गए 2 मोल। ठीक है, देन हमारे पास है 1 मोल ऑफ NH3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ NH3 इज NH3 के अंदर कितने हैं हमारे पास 3 मोल्स। कैसे 3 2 और 2। ठीक है, अब हमें बताना है कि पूछें कि हमारे पास किसके पास जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है हमारे पास ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ NH3 के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन हैं वो ज़्यादा हैं। इसके पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है देन कंपेयर टू 1 मोल ऑफ HCl एंड 2 मोल ऑफ HCl। ठीक हो गया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।